पर स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो एक क्लास 10th का विज्ञान का केमिस्ट्री वाला चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार समझे थे कि कौन कौन से प्रकार हमारे इस पूरे सिलेबस में आने वाले हैं, जिनमें से कौन कौन सी थी। संयोजन अभिक्रिया थी, वियोजन थी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इस तरीके से अभिक्रिया, रेडॉक्स, अपचयन, उपचयन, बराबर। तो ये सब अभिक्रिया हम लोगों ने देखी थी और उसके साथ हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम क्या था भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार के अंदर संयोजन अभिक्रिया। हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी और उसके 2 उदाहरण भी लिखे थे। ठीक है, तो इसी ढंग से हम दूसरे की भी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग ले लेते, क्या था इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया के अंदर जैसा कि परिभाषा में यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसी अभिक्रिया, अच्छा मैंने अच्छे से लिखवाया भी था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा मैंने अलग से लिखकर भी आपको बताई थी और उसके 2 एग्जाम्पल भी दिए थे, जिसमें पहला एग्जाम्पल क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और उसमें हम लोगों ने पानी डाला था। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, बुझा हुआ चूना, सॉरी ये बिना बुझा हुआ चूना और पानी, और ये बन गया था यहाँ पर बुझा हुआ चूना और बहुत मात्रा में ऊष्मा भी बनी थी। अच्छा, ये वाला जो है ना, आपको एग्जाम्पल खास याद रखना है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल आप 2 अभिक्रिया में लिख सकते हैं, एक संयोजन जो मैंने चला दिया है और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ये वाला सेम यही वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे लिए अगला कौन से होने वाला है। अच्छा, हम लोगों ने जो देखा था वो दूसरा एग्जाम्पल क्या था, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था वो था लास्ट टाइम में कोयले का दहन देखा था। ये रहा था, ये क्या था, कोयले का दहन, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बना रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल भी किसका है, संयोजन अभिक्रिया का। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, 2 या 2 से ज़्यादा, क्या 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद की रचना करते हो। ठीक है, और यहाँ पर रचना किसकी हो रही है भाई साहब, आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर पानी बन रहा है। तो क्या आप लोग घर पर पानी बना सकते हैं, आप पी सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो। तो पानी हम लोग घर पे नहीं बना सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहली बात तो हमारे पास होनी चाहिए, सावधानीपूर्वक उसकी कोई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए और पता होते हुए भी वैसे साधन हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, और ये पॉसिबल है बनाना। ठीक है, लेकिन हम घर पे इसको नहीं बना सकते। सरल शब्दों में हम कहें कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा फिर से इसमें आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से एक नई परिभाषा बन रही, देख लो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा करके यहाँ पे डार्क ब्लैक में आपके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो पहले इसका मैं क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे भी, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके उदाहरण भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन क्या बनाऊँगा यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी, क्वेश्चन नंबर आज का जो बनेगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात क्या, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा देनी है। ये भी आपके यहाँ पे आ सकता है, परिभाषा देकर उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, उदाहरण सहित समझाओ, तो हम आज समझेंगे क्या है ऊष्माक्षेपी। ठीक है भाई, ये है ऊष्माक्षेपी
इसको अच्छे से समझना है। जब हम ये वाली समझेंगे तो इसके बाद एक और आएगी ऊष्माशोषी, वो हमें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, शोषी में आप जान रहे हो क्या बोले, शोषण की बात हो रही है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया, मैं थॉरली बता रहा हूँ, नॉर्मली अगर होगा तो आप कैसे बता सकते हैं देसी शब्दों में, कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर से ऊष्मा बन रही हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, ठीक है। तो वो कौन सी अभिक्रिया कही जाएगी, ऊष्माक्षेपी कही जाएगी। कौन सी कही जाएगी, ऊष्माक्षेपी। जैसे कि मैं अगर उदाहरण लूँ तो मैं यहाँ पर क्या किया था, अभी पिछली बार ऐसा कुछ एक पात्र लिया था, एक पात्र लिया, मैंने इसके अंदर डाला था कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाला था, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं क्यों बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको एक अभिक्रिया तो तैयार हो जाए। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने इसके अंदर डाला था। और भाई साहब इसके अंदर पहले से क्या था, पानी तो था ही, क्या था, H2O था, और कैल्शियम ऑक्साइड के मैंने इसमें ऐसे 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 करके टुकड़े डाल दिए थे। अब इन दोनों के बीच एक अभिक्रिया हुई थी, ठीक है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया होकर क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। क्या बना था, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी मिलकर क्या बना था हमारा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, प्लस इधर ऊष्मा भी बनी थी। क्या बनी थी, ऊष्मा। ये खास ध्यान रखने वाली बात है, अभी जो मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया है जिसमें हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जो कैसा है, ठोस है, यानी सॉलिड है। देख लो यहाँ पर ये कैसा है, सॉलिड है। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस, और लिक्विड यानी पानी में डाला था, और ये एक्वस बना था AQ करके। ये अभिक्रिया का एक समीकरण मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, ऊष्मा बन रही है, उत्सर्जित हो रही है। क्या मैंने इस अभिक्रिया को ऊष्मा दी, क्या मैंने इस पात्र के नीचे कोई आग लगने वाला जैसा सिस्टम लगाया, क्या मैंने नीचे कोई स्पिरिट लैंप लगाया, या मैंने इसके नीचे भाई इसको सिगड़ी पे या किसी स्टोव पे रखा, बिना गर्म किए भी इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होकर, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया होकर यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। यानी जब आप इसको टच करोगे तो इसमें से क्या निकलेगी, एक ऊष्मा निकलेगी, गर्मी सी आपको महसूस होगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो इस अभिक्रिया के दौरान हो क्या रहा है, मैंने आप देखो, हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात क्या। तो आप देखोगे ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, वो क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा बुक की ओर चलते हैं। किसका कलर है, लाओ इधर लाओ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा बुक की ओर की, बुक में क्या दिया गया है। हाँ, अब देखते हैं बुक में, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, देखो। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा, तो जो देखा उसकी बात करें, क्रियाकलाप 1.4 जो मैंने कल बताया था और अभी भी फिर से मैंने बताया करके आपको, उसमें बताया हमने देखा था कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। हमने देखा था कि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, गर्मी बन रही है। अच्छा, इससे अभिक्रिया, इससे क्या हो रहा है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, जिससे कि उसका जो मिक्सचर है, उसका मिश्रण है, वो कैसा हो जा रहा है, गर्म। ऐसा आप छुओगे तो आपको कैसा लगेगा, गर्म जैसा लगेगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी परिभाषा। क्या हो जाएगी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था, फिर से देखते हैं इधर से। हाँ, ये वाला, ये सही है। अभी देखो मैं इसको नोट्स में लेकर जाऊंगा। इंसर्ट आगे भाई साहब, यहाँ ये देख लो, ये आगे इसकी परिभाषा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अच्छा, ये ज़्यादा हो जाएगा, चलो तुम हट जाओ भाई, फ़िलहाल तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम भी हट जाओ।
हमारी भी आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऊष्मा से भी अभिक्रिया अर्थात क्या। ठीक है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया अर्थात क्या देख लेते हैं। पहले तो इसको मिटा देते थोड़ा सा। जाने दो, इसको भी जाने दो। हाँ, ये हो गया हमारा। और मैंने यहाँ पे लिख दी परिभाषा। देख लो, मैं परिभाषा लिखता तो आपको ऐसा लगता कि सर ने क्या बना के रख दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, किताब से उठाकर यहाँ पर रख दे रहा हूँ। देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई परिभाषा किसकी, ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहला कौन सा दिया है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है। जैसा कि पहला यहाँ पे इन लोगों ने कौन सा लिखा है, प्राकृतिक गैस का दहन। कौन सा लिखा है, प्राकृतिक गैस का दहन। अच्छा, प्राकृतिक गैस यानी कौन सी है, मीथेन। कौन सी है, मीथेन। आप लोग क्या बोलते बनाते हो ना, घर पे खाना बनाते हो तो उसमें भी ब्यूटेन और कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस भी होती है। CH4 को प्राकृतिक गैस बोला जाता है। ठीक है, उसका दहन यानी उसको हम जला रहे हैं अब। ठीक है, तो जब उसमें आग लगकर हम थोड़ा बहुत उसको जलाएंगे तो क्या होगा भाई, देख लो, प्राकृतिक गैस है ये। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। प्राकृतिक गैस में क्या नाम है इसका, CH4 का, मीथेन। और ये क्या भाई साहब, ये ऑक्सीजन है। अब आपको ये तो ध्यान रखना है, ये पूरी केमिस्ट्री में या हम कहेंगे कि साइंस में, कि जब दहन की बात आए, जब भी ऐसा लिखा हो दहन, तो उस अभिक्रिया में यहाँ पर जो भी मटेरियल लिया गया होगा उसके साथ हमको ऑक्सीजन जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जल रही है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग होता ही होता है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या बन रहा है भाई साहब, जल करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और बन रहा है पानी बन रहा है। ठीक है, जब हम चीज़ों को जला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है, या हम इधर ऊष्मा भी लिख सकते हैं, हीट। ऊष्मा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई भाई, ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, परिभाषा क्या होगी इसकी, जिन अभिक्रियाओं में, यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो। क्या, ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, यानी गर्मी भी बने, क्या वो भी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बन ही रहा है। देखो ये क्या भाई, उत्पाद बन गया, देखो ये वाला। ठीक है, ये उत्पाद बना है, इस साथ साथ में क्या बन रही है, ऊष्मा भी बन रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या ये संयोजन अभिक्रिया है भाई साहब, ये जो अभिक्रिया लिखी ये संयोजन नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में उदाहरण लिया था ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, उत्पाद के साथ साथ क्या चाहिए, ऊष्मा। ऊष्मा से भी अभिक्रिया में हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, ऊष्मा से भी अभिक्रिया में साथ साथ में ऊष्मा चाहिए, चाहे वो किसी भी अभिक्रिया का उदाहरण हो। अब एक ऊष्मा से भी अभिक्रिया का भी तो उदाहरण था यहाँ पर, ये एक उदाहरण। दूसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, और बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। ठीक है, बराबर, ये इसका एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा, प्राकृतिक गैस का दहन। लेकिन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दूसरी आपको जो हिंदी लिखनी होगी वो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हो गए, किसके उदाहरण हो गए, दोनों के दोनों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाओ। अगर ये आएगा, अगर ये टॉपिक आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा भाई, 2 मार्क्स में मिनिमम, मैक्सिमम 3 मार्क्स में। कोई सर जिसकी मतलब मन करेगा कि बच्चों को मतलब फालतू में रोकड़ा नंबर दे देना है तो 3 मार्क्स में रख देंगे वो सर। ठीक है, बाकी ये कितने मार्क्स में रहेगा, 2 मार्क्स में यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े हम। तो ये कौन सी अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जब भी आपको, चलो मान लो कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है, आ चुका है, तो कुछ नहीं तो आप अभिक्रिया को बार बार पढ़ो, उसके उदाहरण को समझने की कोशिश करो और ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, हम बढ़ते हैं आगे अब दूसरी अभिक्रिया की ओर। तो इसके लिए हम पहले कहाँ जाएंगे, बुक की ओर जाते हैं। बुक में आगे क्या दिया है, ठीक है,
ये देखो, ये प्राकृतिक गैस का दहन। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे अरे कुछ ज़्यादा ही उतावला हो चुका है भाई। ये सही है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात लिखिए, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या आप ये जानते हैं कि जो श्वसन है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बोलोगे श्वसन कैसे? क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का उपयोग हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन का भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, अध्याय 5 में आप पढ़ोगे और अच्छे से ये वाला समीकरण आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि श्वसन में कैसे इसका उपयोग हो रहा है ऑक्सीजन का और कैसे हीट बन रही है। आप नोटिस करो ना कि आपका शरीर हमेशा कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पॉइंट समथिंग रह रहा होगा, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस औसतन यानी लगभग हमारा तापमान रहता है शरीर का। चाहे बाहर का तापमान 28 डिग्री क्यों ना हो, अगर बाहर का तापमान इतना होगा, मान लो कि सर्दियों के समय में तो बाहर का तापमान 16 भी चला जाता है, ठीक है, कभी कभार 12 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है। क्या उस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान 37 रहता है या 12 हो जाएगा? मान लो कि एक बोतल है, ये वाली तो नहीं मानेंगे, एक नॉर्मल सी बोतल है, या पानी में मैंने ग्लास में पानी रख दिया मैंने, और सर्दी में क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। सर्दियों में क्या हो जाएगा, वो पानी का तापमान भी घट जाएगा, यानी उसका भी घट जाएगा। लेकिन हमारे शरीर का तापमान क्या रहेगा उस समय में? क्या हमारा शरीर भी ठंडा पड़ेगा अंदर से? नहीं। तो हमारे शरीर का तापमान कितना रहेगा? हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस समय शरीर को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो कहाँ से मिलती है? श्वसन नाम की अभिक्रिया से मिल जाती है। तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं भोजन में, और ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है। जैसे हम श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत पानी भी बन जाता है, और जो बनती है वो क्या बनती है? ऊर्जा भी बन जाती है। ठीक है, तो साथ में हमें यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको रिकमेंड जल्दी नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि चलो ये तो आप मीथेन का तो लिख देंगे, लेकिन ये लिखने में बच्चों की कभी गलती ना हो जाए, इसके लिए मैं संयोजन अभिक्रिया में जो उदाहरण दिया ना, वही मैं इसमें लिखवाता हूँ। अभी भी मैंने वही वाला लिखवाया था, ठीक है, लेकिन बुक में दिया तो मैं समझा देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। बहुत अच्छी जानकारी लिखी है कि भाई हमें ग्लूकोज रियल में कहाँ से मिलता है? तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? रोटी, चावल, ब्रेड, इन सभी से। यानी आप रोटी खा रहे हो, उसको लास्ट में क्या बन जा रहा है? वो ग्लूकोज बनेगा। जैसे कि मैं अगर इधर समझाऊँ आपको अलग से कि भाई पहले हमने रोटी खाई, फिर रोटी का विखंडन होकर, टूट कर, फूट कर, पाचन होकर वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे जाकर कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज जो हमें भोजन में मिला है वो यहाँ पर प्रयोग हो गया ऑक्सीजन के साथ, और CO2 बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा बन जाएगी। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। ये देखो फिर NCERT की गलती। NCERT की मैं जो ये PDF लेकर खड़ा हूँ, ये नई वाली है, और उसमें यहाँ पर लिखा है कि अध्याय 6 में करेंगे, लेकिन रियल में वो अब कौन सा बन चुका? अध्याय 5 बन चुका है। बराबर, क्या कर सकते हैं, है गलती तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और उदाहरण दे दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जैसे कि आपने सब्जी ले ली, दाल ले ली, कुछ समय बाद आप पैक करके रख देना या कहीं रख देना, या सब्जियों को आपने ज़मीन में गाड़ देना, तो वो जो सड़कर बनेगी ना, सड़कर कुछ वहाँ पर गंदगी जैसा बन जाएगी, कंपोस्ट खाद बन जाएगी। उस समय जो अभिक्रिया हो रही वो भी कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो हमने आज कौन सी अभिक्रिया सीखी? ऊष्माक्षेपी। अच्छे से बुक से भी पढ़ ली, और अगर एग्ज़ाम में आता तो हमें कितना लिखना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, आप इनमें से लिखना चाहो तो भी ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको 2 अभिक्रिया को 2 उदाहरण बता दिए। ठीक है,
खुशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है भाई साहब, वो क्या है? अब जो उदाहरण आ रहा है, पहले पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब इधर क्या दिया है? क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। इसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो वही वाला कैल्शियम ऑक्साइड वाला, पानी वाला। जब ठीक है, अब दूसरा है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। कौन सा है? वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी? वियोजन मीन्स अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं वियोजन में क्या है यानी अपघटन में क्या है। जैसा नाम से आप देख पा रहे हैं, वियोजन मतलब कुछ टूटने की बात हो रही है, कुछ अपघटित होने की बात हो रही है। ठीक है, संयोजन का पूरा उल्टा हम देखेंगे वियोजन में। किस में देखेंगे? वियोजन में। किसका? संयोजन का उल्टा हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया में। मतलब संयोजन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे। क्या बना रहे? एकल उत्पाद बना रहे, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन वियोजन में क्या होगा? ये जो अभी अभिक्रिया हम समझ रहे हैं, उसमें क्या होगा? उसमें एकल अभिकारक को तोड़कर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे क्रियाकलाप दे दिया, थोड़ा सा एक क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्रियाकलाप से हमें बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि कई जगहों पे नहीं चलाया जाता है। क्रियाकलाप बोल देते बेटा, घर से पढ़ लो। ठीक है, समझते हैं। एक शुष्क क्वथन नली में एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। भैया यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दे दी गई है। ये बैन दिख रही है आपको? आशा है सबको दिख गई होगी। ठीक है, हाँ फेरस सल्फेट आ गया ना, बराबर। चलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बहन खड़ी है, डॉक्टर का कपड़ा पहनकर। ये बहन जो खड़ी है वो क्या कर रही है? एक क्वथन नली ले ली है। क्वथन नली यानी समझ रहे हो आप लोग? क्वथन नली यानी परख नली। ठीक है, तो ये बहन देखो क्वथन नली लेकर खड़ी है, देख लो। ये रही, देखो। इसको क्या कर रहे हैं पता है? बर्नर पर गर्म कर रहे। देखो ये क्या है? बर्नर। और क्वथन नली के अंदर कुछ मटेरियल डाला है और इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ऐसा लिखेंगे FeSO4, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FeSO4 है। हाँ FeSO4 यहाँ पे दिया तो है। हाँ FeSO4, ओके क्लियर। चलो तो क्या है ये? FeSO4। और इसको यहाँ पर ऐसा लिखें क्रिस्टल। क्रिस्टल का अर्थ आप जानते हो? ठीक है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? दाने। जैसे कि आप चीनी है आपके घर में तो क्रिस्टल फॉर्म में। किस में? क्रिस्टल फॉर्म में। जो दानेदार फॉर्म में छोटे छोटे, वो क्रिस्टल बन जाएगा। नमक कभी कभार क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको पीस देते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल मतलब चीनी का दाना, वो आप उसको क्रिस्टल मान के चलो। ठीक है, यानी टुकड़ा, या हम उसको दाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? ये बहन क्या कर रही है? देखो, हाँ क्वथन नली ली, फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दिया, बर्नर से गर्म कर रहे। अब नोटिस करना है यहाँ पर गर्म हो रहा है। देखो गर्म हो रहा है। वियोजन में देखो गर्म कर रहे हैं, संयोजन में गर्मी ऑटोमेटिक बन रही थी बिना गर्म किए भी। बेसिक्स को समझो। जैसे कि क्या हो रहा था, जब मैंने संयोजन अभिक्रिया दिखाई थी तो उसमें क्या हो रहा था? गर्मी बन रही थी। अब ये वियोजन में देखो क्या करना पड़ रहा है? हमें गर्म करना पड़ रहा है। किसी को तोड़ना है तो उधर गर्मी देनी पड़ेगी। समझ रहे बात को? वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जोड़ने में नहीं करनी पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं? गर्मी। देखो अच्छा, क्वथन नली के खुले सिरों को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करे। खुले सिरों को, जो ये खुला वाला भाग है ना, क्योंकि यहाँ से देखो कुछ गैस निकल रही है, और इसको पड़ोसी की ओर ना करना है ना अपनी ओर करना है, नुकसान हो सकता है भाई।
क्योंकि जो गैस निकलेगी वो हानिकारक हो सकती है। गैस को धीमे धीमे अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। अच्छा, गैस को धीमे धीमे अपनी नाक की ओर मोड़ना। देखो सूंघेगी ये बेन। अब देखो क्या दिखा रहा है बुक के अंदर, हम देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो, आप देखो ये बुक वाली बात है। देखो, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। मतलब मैंने लिया क्या था भाई साहब, फेरस सल्फेट लिया था, उसको ऊष्मा देकर गर्म किया था, तो यहाँ पर बन रहा था फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 बन रहा था। ठीक है, तो इसका कलर भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिर से देखेंगे क्रियाकलाप को, मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख लो। अच्छा, इसका कलर कौन सा था? क्रिस्टल के रंग पे हल्का सा ये गुलाबी जैसा होता है और इसका कलर हरे जैसा होने लगता है। तो हम चलते हैं नोट्स की ओर। हाँ, अब नोट्स की ओर चले, नया पेज। हाँ, तो क्वेश्चन मैं इधर लिखूँगा भाई, वियोजन अभिक्रिया अर्थात क्या? अर्थात क्या? ठीक है, उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, उदाहरण सहित समझाओ, आपको लिख लेना है। चलिए मैं वापस वहाँ से चलता हूँ, उस उदाहरण को यहाँ पर उठा के ले आता हूँ। पहले मैं उदाहरण को समझा देता हूँ, फिर आपको अभिक्रिया और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वाला जो हमारा उदाहरण है ये रहा। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। ये उदाहरण हमारे बुक का ही है और मैंने लाकर यहाँ पे चिपका दिया। देखो भाई, देखो दिख रहा है, ये उदाहरण मैंने लाकर यहाँ पर लगा दिया। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब परख नली ली तो उसमें मैंने क्या डाला? फेरस सल्फेट। क्या डाला? फेरस सल्फेट डाला। देखो ये क्या? फेरस सल्फेट, FeSO4। Fe को हम फेरस बोलते हैं और SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। जब भी SO4 किसी भी तत्व के पीछे लग जाएगा तो सल्फेट बन जाएगा, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फेट। ये 9वीं में हम लोगों ने सीखा था, सल्फेट कार्बोनेट आया था। अगर ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, समझेंगे थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे। तो ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट। और उसको हमने गर्म किया था। चित्र में आप लोगों ने देखा तो बेन क्या कर रही थी? गर्म करी थी परख नली में, गर्म कर रही थी। फिर क्या बना यहाँ पर? फेरिक ऑक्साइड बन गया। Fe2O3 को क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। और ये गैस बनी, इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम ही नहीं दिया है। देखो कितना 2 लिखा है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 2 डाई बोल रहे, 3 को ट्राई बोलते, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या? ऐसी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हो, जिसमें एकल अभिकर्मक, देख लो, एकल अभिकर्मक यानी अकेला यहाँ पर अभिकर्मक है और टूट कर कितने बना रहे? 1 2 3। एकल अभिकर्मक टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण करे। तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी भाई? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण बड़ा अच्छे से दिया। आप यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यानी ऊष्मा देने पर ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक उत्पादों में टूट जाती है। समझ में आया आपको? एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर बुक का यहाँ पर दिया होगा तो।
चलिए हो गया। इधर ये भी लिखा है अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये वियोजन अभिक्रिया है। देख लो, गर्म करने पर फेरस सल्फेट इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये ठोस है, ये भी ठोस था, और लेकिन ये क्या बनी है भाई साहब, गैस है। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या है, ये इसमें आपको क्या समझाया गया है, जो यहाँ पर अभिक्रिया हुई है बस वही यहाँ पर समझाया गया है। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अगर ये एक बार समझ गए समीकरण तो बाकी हिंदी में जो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है वो हम बड़ी इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर। अच्छा, अगर आप चाहो इसको भी काट के नोट्स में ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ, बड़ा इजी है। ये लो, ये लो, ये हो गया नोट्स में ऐड। ठीक है, ये आ गया भाई साहब, और इसको नोट्स में ऐड कर दिया। देख लो, ये हो गया इसके नीचे, बस हो गया सेट, बराबर। ये इसके नीचे सेट हो गया, बराबर। ये देखो पूरा बन गया एकदम मस्त, आप ऐसा लिख सकते हो, बराबर। ये एक उदाहरण हो गया। पहली बात ये इसकी होगी परिभाषा, ठीक है, ये हो गई परिभाषा, और ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल में हुआ क्या है वो यहाँ पर लिखा गया। अच्छा, ये वाली परिभाषा ये आप फिर से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर ये तो मैंने लिख दी है ऊपर, बराबर। और NCERT वाले मन चाहे वहाँ परिभाषा लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि परिभाषा सबसे पहले देनी चाहिए, तो मैंने पहले लिख दी, फिर यहाँ पे अभिक्रिया का उदाहरण समीकरण लिख दिया, फिर अभिक्रिया में क्या हुआ है मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया है ना, तो नेक्स्ट उदाहरण मैं अगले लेक्चर में दे दूँगा, और साथ में दूसरी अभिक्रिया भी चल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।